महर अहद से बात करते हैं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक गालिब भाई। हाँ आपसे जी। बात, आप एथियस्ट हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, एथियस्ट ही हैं जी। अभी तक हमने इस्लाम कबूल आप नहीं किया। आप अल्लाह को नहीं मानते? हाँ जी, हम नहीं मानते जी अल्लाह को। क्यों? नहीं, मैंने आपसे पूछना था। फिर आप जो बिग बैंग को मानते हैं? नहीं तो बिग बैंग को तो हम इसलिए मानते हैं कि बिग बैंग का सबूत है। नहीं, बिग बैंग से पहले क्या था ये बताएं। वो तो हमें नहीं पता। आपको पता है? नहीं, हम तो अल्लाह को मानते हैं। हम तो कह रहे हैं बिग बैंग से पहले हमारा अल्लाह था, अल्लाह ने बनाया। नहीं आप तो मगर बताएं। अल्लाह। आप तो इन्फिनिटी रिग्रेशन में जा रहे हैं ना, फिर इस तरह इस नहीं इससे। तो आप एक मिनट सुनो तो सही। बिग बैंग को मैं इसलिए बताएं मानता हूं कि बताएं उसका बताएं। सबूत था, उससे पीछे जो कुछ भी था उसका सबूत नहीं है। अगर आपका अल्लाह उससे पीछे था तो आप सबूत दे दें, मैं उसको मान लेता हूं अभी। मैं तो अल्लाह को मानने को तैयार हूं, मुझे मगर कोई अल्लाह का बंदा सबूत नहीं देता कि अल्लाह है। आप नहीं, दे अगर सकते हम हैं? स्टेटमेंट, अगर मैं बैकवर्ड जाऊं, अगर मैं आपकी जगह पे जाऊं, तो आप लव काज एंड इफेक्ट उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे बिग बैंग के जरिए? जो पहले आपने आप कह कभी रहे मेरी हैं एनर्जी इंग्लिश थी। स्ट्रीम देखी है? नहीं, इंग्लिश नहीं। कॉज एंड इफेक्ट जरा बताएं तो सही होता क्या है। किसी भी चीज के लिए उसका पहले कोई कॉज होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक कॉज को इन्फिनिटी का उर्दू में था। क्या कहते हैं वैसे पता है? क्या वजह? कॉज की जो ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी है ना, उसे उर्दू में कहते हैं इल्लत। और इफेक्ट को क्या कहते हैं? इफेक्ट उसका असर जो उसकी वजह होती है, उसका जो असर होता है बाद में। उसे मालूल कहते हैं। चलो, जो भी हो, जो और इसे एनर्जी कहते थी, हैं एनर्जी कानून कहाँ से आई? इल्लत और मालूल। ये कहा जाता है इसको, ठीक है। आप लैटिन में ले जाएं, ग्रीक में ले जाएं, फारसी में ले जाएं, अच्छा अरबी में ले चलें, जाएं, ठीक है, वो जिसमें भी तो लेके चले। जाएं लेके जाएं, आप लेकिन सीखना नहीं चाहते ना। मैंने आपको नहीं उर्दू में नहीं, बता दिया तो। मैं आपसे वो उसकी एनर्जी का कारण पूछ रहा हूँ। आप जिसमें मर्जी जबान में बता दें। जो पहले एनर्जी आई थी, जो आप कह रहे हैं तो कि एनर्जी थी। कॉज एंड इफेक्ट का रूल कहां से आया, मुझे ये तो बताएं। ये ये साइंटिस्ट ने बनाया है। तो ये फिजिकल लॉ है या ये कोई कोई और स्पिरिचुअल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट? नहीं, फिजिकल है। कहां से पता लगा था फिजिकल लॉ है ये? नहीं, ये आप कोई काम होता है, उसके पीछे कोई ना कोई काज होता है। होता ही नहीं होता? आप बता दें। आप नहीं मानते कि काज नहीं होता पीछे? नहीं, मैं तो मानता हूं, मगर मैं आपको ये भी बताऊंगा ना कि आप इसे अल्लाह पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं नहीं, वो ये हम तो जान छुड़ा के चले जाते हैं, लेकिन आप फंस जाते हैं। आप इन्फिनिटी रिग्रेशन में चले जाते हैं। मैं नहीं फंसता, आप मैं पीछे पीछे। इन्फिनिट रिग्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी बताऊंगा आपको कैसे। कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, वो यूनिवर्स की इमरजेंट प्रॉपर्टी है। पता है इमरजेंट प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जो यूनिवर्स के बाद में स्टार्टिंग शायद वही थी ना? जो यूनिवर्स के साथ साथ यूनिवर्स स्टार्टिंग। की कॉज एंड इफेक्ट, यूनिवर्स की इमरजेंट प्रॉपर्टी है। कॉज क्या होती है? कोई वजह इसकी वजह कॉज एंड से इफेक्ट का जो रूल है ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है, जी जी। वो कहां से आया है? वो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स जो थे ना पुराने, उन्होंने ये दिया था, ठीक है। ठीक। और कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है ना, वो इस यूनिवर्स में अप्लाई होता है। हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने की कि यूनिवर्स से बाहर ही अप्लाई होता है। हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने की कि यूनिवर्स से बाहर ये अप्लाई होता है। दूसरी बात है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने की कि यूनिवर्स के बाहर कुछ है भी है। जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। अब अगली बात आई थी कि कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में कैसे आता है। तो यूनिवर्स में एक रीजन होता है स्पेस का, वो प्लांक स्पेस जितना छोटा भी हो सकता है, वो गैलेक्सीज और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। उस रीजन के अंदर कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी उस रीजन से परमिएट करके दूसरे रीजन में जाती है। तो जब ये एनर्जी एक रीजन से, एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाती है, या एक एटम से फोटोन की शक्ल में निकलती है, तो क्या होता है? बेसिकली कॉजेलिटी क्या है यूनिवर्स में? कॉजेलिटी है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कॉज है वो रीजन ऑफ स्पेस जिससे एनर्जी निकलती है,
और इफेक्ट है वो रीजन ऑफ स्पेस जिसमें एनर्जी जाती है और उसको चेंज करती है। कॉजेलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कॉज जो है वो जब इफेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है तो कॉज खुद भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो क्या करता है, जब एक रीजन से एनर्जी निकलती है तो वो खुद भी चेंज होता है, और जिस रीजन में जाती है तो वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो कॉजेलिटी क्या है असल में? कॉजेलिटी बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है यूनिवर्स में। अच्छा, फिर अगली बात सुने, आज से अरबों साल बाद, 5 अरब साल बाद सूरज मर जाएगा, 5-6 अरब साल वो बाद। तो कुरान में भी है ना कि सूरज खत्म हो जाएगा, अच्छा वो ठहर पेंट जाओ ना, तरफ जा रहा है, अपने एक मुकाम की एक तरफ मिनट जा एक रहा मिनट, है, खत्म हो जाना है। चंदा मेरे अभी कुरान पे ना जाना, वरना कुरान की मैं बहुत ऐसी तैसी करूंगा, मगर पहले मैं एक मसला खत्म करूंगा। नहीं, पहले साइंस पे आ जाते हैं, पहले आपकी बात, हाँ, पहले आपको कर लेते हैं, फिर अभी आपको पहले मैं कुरान। कॉजेलिटी समझा लूं कि कॉजेलिटी क्यों, आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स कॉजेलिटी की वजह से पैदा हुआ। अगली बात यह है कि आज से 5 अरब साल बाद सूरज मर जाएगा, आज से 10 खरब साल बाद यूनिवर्स में तकरीबन सारे सितारे मर गए होंगे जो सूरज जैसे हैं। ब्राउन ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ रह जाएंगे अगले सैकड़ों खरब सालों में, वो भी मर जाएंगे सारे। फिर आज से तकरीबन कोई सैकड़ों गूगल साल बाद, एक गूगल साल वो होता है कि उस एक गूगल के पीछे 100 जीरो होते हैं, तो सैकड़ों गूगल सालों बाद यूनिवर्स में आखिरी जो ब्लैक होल होंगे ना, वो भी मर जाएंगे। और यूनिवर्स में कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जो कि सिमिलर टेम्परेचर और एनर्जी स्टेट पे ना हो, वो सारे के सारे सिमिलर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे सब के सब। अब ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि यूनिवर्स में एक रीजन एनर्जी को एमिट कर सके और दूसरा उसे रिसीव कर सके, क्योंकि हर रीजन ही बराबर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा। जब सारा यूनिवर्स बराबर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा तो कॉजेलिटी क्या हो जाएगी? कॉजेलिटी की डेथ हो जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉजेलिटी की डेथ हमें एक बात बताती है कि अगर यूनिवर्स की कंडीशन जब बदलेगी तो कॉजेलिटी मर जाएगी, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर ही कॉजेलिटी पैदा हुई। ठीक है, कॉजेलिटी जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल, वो यूनिवर्स के अंदर पैदा हुआ। ग्रीक फिलोसफर्स ने ऐसा नहीं था कि कॉजेलिटी का प्रिंसिपल जो है वो किसी लॉजिकल फ्रेमवर्क में अलग से एग्जिस्ट करता, नहीं, उन्होंने यूनिवर्स की, एक मिनट चुप करो अभी नहीं बोलना, यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी इंपेरिकली एक प्रॉपर्टी को एनालाइज करके उन्होंने अपनी लॉजिक में उसे ट्रांसलेट किया था सिर्फ। ठीक है, यानी एक चीज है कि एक पत्थर की आपने तस्वीर बनाई थी, पत्थर क्या है? एक रियलिटी है, कागज पे बनी हुई उसकी एक तस्वीर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्शन है। आपने सिर्फ एक पत्थर की तस्वीर बनाई थी। कॉजेलिटी यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, आपने उसे यहां अप्लाई किया था अपनी लॉजिक में। ठीक है, और अब आप ये कहते हो कि हाँ जी यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, तो यूनिवर्स की कॉज क्या है? यूनिवर्स की कॉज कहना जो है ना, वो असल में इलॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि कॉजेलिटी यूनिवर्स में पैदा हुई है, यूनिवर्स कॉजेलिटी से पैदा होना जो है वो किसी भी तौर पे साबित नहीं होता। यानी कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में पैदा हुआ है। इसलिए अगर आप ये समझें कि बिग बैंग से पहले कॉज एंड इफेक्ट था, अगर हम मान लें कि बिग बैंग यूनिवर्स का स्टार्ट था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बिग बैंग यूनिवर्स में एक ऐसा इवेंट था जिससे पीछे जितना भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो गया, आप इसलिए उस एविडेंस को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्स का बिगिनिंग बिग बैंग में हुआ था। तो कॉज एंड इफेक्ट की डेथ अगर आप समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के जरिए हमें इन्फिनिट रिग्रेस तक जाएंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट इस यूनिवर्स से पीछे नहीं जा सकता। ये बात तो हो गई साबित। दूसरी बात है कि यूनिवर्स, अगर आप ये समझ भी लें कि यूनिवर्स की वजह कुछ हो सकती है, और हम ये समझेंगे यूनिवर्स से, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली फिजिकल रियलिटी से बाहर निकले, अगर बाहर निकले तो जो कॉज एनर्जी एंड आप कहेंगे, एक मिनट यार, एनर्जी थी। कट नहीं करो भाई, कट नहीं करो। कॉज एंड इफेक्ट इस यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर हम ये मान भी लें कि ये यूनिवर्स बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्टेंस उससे पहले था, तो यूनिवर्स की प्रॉपर्टी कॉज एंड इफेक्ट या एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी कॉज एंड इफेक्ट होगी। हाँ, मगर बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग के होने के बारे में आपका अल्लाह जो है ना, वो कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं देता, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बिग बैंग था क्या, बिग बैंग कैसे हुआ, इसके बारे में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, जो कि मैथमेटिक्स में बेस है, जनरल रिलेटिविटी में बेस है। ऐसे भी हो सकता है कि हमारा बिग बैंग जो है वो एक ब्लैक होल के फटने से हुआ हो। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिग बैंग एक ब्लैक होल के बनने से हुआ हो, हम ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मल्टीवर्स हो और उसके अंदर बनने वाले एक एक यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स हो। तो ये सारी बातें पॉसिबल हैं और ये सारी बड़ी खूबसूरत मैथमेटिकल हाइपोथेसिस है। अगर आप ये समझते भी हैं कि खुदा भी बिग बैंग की एक पॉसिबिलिटी है, तो खुदा भी एक हाइपोथेसिस है। और जब तक हम इटर्नल इन्फ्लेशन, ठीक है, और बहुत सी दूसरी जो और प्रॉपर्टीज और हाइपोथेसिस हैं, मल्टीवर्स हो गई, ठीक है, फिर मल्टीवर्स भी दो किस्म के हैं, टेम्पोरल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, फिर जो है वो हायर डायमेंशनल के मल्टीवर्स होते हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं। तो ये सब जो है वो हाइपोथेसिस हैं, इनमें से कोई भी साबित नहीं है। तो होने को तो उनमें से भी कुछ हो सकता है कि वो वजह बना हो बिग बैंग के होने की, ठीक है। तो अगर वो वजह बना होगा तो वो उतने ही फिजिकल होंगे, उनका बिग बैंग का होना उतना ही फिजिकल हो जाएगा जैसे सूरज का बनना हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। कि अगर मल्टीवर्स है और हमारा बिग बैंग हो गया तो फिर ऐसे ही होगा जैसे कि खरबों की तादाद में सितारे हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर और किसी एक का भी बनना कोई स्पेशल बात नहीं है। तो अगर मल्टीवर्स है तो हमारे यूनिवर्स का बनना भी कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई स्पेशल क्रिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन को बनाने के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है, सूरज को बनाने के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है, और गैलेक्सी हमारी को बनाने के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में इस वक्त बन रही हैं, ऐसे अरबों सितारे हमारे यूनिवर्स में अभी बन रहे हैं, ऐसे अरबों खरबों बल्कि खरबों के खरबों सितारे हमारे यूनिवर्स में इस वक्त बन रहे हैं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जमीन का बनना, इंसान का बनना और इवन के यूनिवर्स का बनना कोई स्पेशल बात है, तो इन थ्योरी तो यूनिवर्स भी उतना ही कॉमन हो सकता है जितने प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में या फिर हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि खुदा ने बिग बैंग किया था। ऐसे नहीं, अंदाजे पे, हंच पे नहीं होगा, एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं होगा कि हाँ जी क्योंकि बिग बैंग की कोई रीजन हमें समझ नहीं आती। इसे कहते हैं फॉल्स डायकोटमी। फॉल्स डायकोटमी क्या होती है? एक फैलेसी होती है। फॉल्स डायकोटमी क्या होती है कि हाँ इन दो में से एक चीज ठीक है और ये दोनों में से एक चॉइस क्योंकि मेरी है, दूसरी को हम किसी भी सूरत में गलत कह देते हैं और हमारी बात को मान लो। तो यहाँ पे असल में बिग बैंग की रीजन के ऊपर भी एक फॉल्स डायकोटमी आप रिलीजियस लोग क्रिएट करते हैं, हालांकि फॉल्स डायकोटमी यहाँ पे है नहीं है। बिग बैंग के होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो कि मैथमेटिकली लोगों ने रिसर्च पेपर्स में लिखी हुई हैं बड़े अच्छे तरीके से। लोगों ने उसके ऊपर पूरी स्ट्रिंग थ्योरी का फ्रेमवर्क ऐसा है कि वो मल्टीवर्स को अंदर अपने इंक्लूड करता है, मगर जारी बात है कि वो भी एक हाइपोथेटिकल चीज है और आपका खुदा तो हाइपोथेटिकल भी नहीं है, क्योंकि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन कोई चीज नहीं है जो उसको किसी तरह भी साबित कर सके, ठीक है जी। ये बातें नहीं, वो खुदाई क्या है जैसे कोई मैथमेटिकल या कोई इंसान फाइंड कर सके। उसने तो कहा है मैं इस दुनिया में आपको जाहिर नहीं होगा, मैं आपको बाद में होऊंगा। चलो उसको छोड़ें। आप तो कह वो रहे तो हैं कि आपका कोई दावा है ना। मैं इस बात को क्यों मानूं? मैं इस बात को क्यों मानूं? मुझे इस बात की, आपने अभी जो दलील दी है ना, इसकी मुझे रीजन दें कि मैं आपकी इस डॉगमेटिक दलील को मैं क्यों मान लूं, क्योंकि मैं तो डॉगमा को मानता नहीं हूं। मैं तो आपके इस्लाम में यकीन नहीं रखता, आपके अल्लाह में यकीन नहीं रखता, तो मैं इसको कैसे मान लूं? मेरे लिए ये मैं सिर्फ हुज्जत आपको कैसे है? मैं आप आपको अपने दिल सिर्फ को एक तसल्ली देने के लिए दलीलें दे रहे हैं या मुझे कायल करने के लिए दे रहे हैं? क्योंकि मुझे तो कायल नहीं, नहीं मैं कर आपको पा सिर्फ रही आपकी दलील। एक आयत बताऊंगा, वो जिसमें सन रिवॉल्व कर रहा है। उसने बताया कुरान जिसमें है कि सन जो सूरज है तो वो यार जमीन के आपको ये उसके नहीं, हाँ वो सूरज उसके गर्दिश करता है, मूवता घूमता है, और जमीन भी घूमती है, वो सारा कुछ घूमता है। और जो चांद है वो सूर्य उसकी अपनी रोशनी नहीं, वो सूर्य से रोशनी लेके वो सन करता है जमीन पे। अच्छा, तो मुझे ये बात बताएं कि यूनानियों को नहीं पता था कि सूरज घूमता है? ये अभी 1983 की बुक में, हमारी 1983 की बुक चंदा में मेरे, नहीं 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 था। नहीं 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 नहीं, नहीं एक मिनट नहीं एक नहीं, मिनट, एक मिनट 1900, एक मिनट गालिब एक भाई, एक मिनट मिनट भाई। एक मिनट भाई, गालिब भाई, एक मिनट। हमारी 1983 की बुक में मैंने फिर क्यों नहीं लिखा? 1983 की बुक में जाओ ना, अगर हम पीछे 1983 की बुक में जाएं तो वहां पे है कि सन साकन है। जो 1600 पता नहीं कितने में वो उसने किया था, उसका नाम भूल गया मुझे। उसने ये तो बताया था कि झूठ। जमीन नहीं घूमती नहीं, है। उसके वो बाद 1983 की मुसलमान, बुक में हमारी में एक मिनट, अब सुन लो, आपकी बात मुझे समझ आ गई। आप वाली बात 10 बार मेरे साथ इस चैनल पे पहले हो चुकी है, ठीक ठीक है। है, ठीक। आप मुसलमानों का ये दावा है कि किसी को ये पता नहीं था कि सूरज घूमता है, किसी को ये नहीं नहीं पता था कि सूरज गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमता है।
हम मान लेते हैं इस बात को कि लोगों को नहीं पता था कि सूरज गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमता है, मगर जब कुरान ये कहता है कि सूरज भी अपने मदार में तैर रहा है और चांद भी अपने मदार में तैर रहा है, तो यार ये बात तो एंशिएंट ग्रीक्स को भी पता थी, ये तो मिस्रियों को भी पता थी, ये तो किसी भी आंख से देखने वाले इंसान को पता है। क्यों? क्योंकि जो भी जमीन पे खड़ा होता है वो यही समझता है कि सूरज और चांद जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। कुरान यहां तो स्पेसिफिक ये बताता कि सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमता है, तो तब हम उसके क्लेम को सीरियसली लेते। ये आप डॉगमेटिक लोगों का मजहबी अकीदत की पट्टी जिनकी आंखों पे बंधी हुई है, घनौनी पट्टी, वो ये बात मानते हैं जैसे आप मान रहे हो। क्योंकि ये बात तो सारी, नहीं एक मिनट और चुप कर यार, एक मिनट अभी ना बोलना। ये आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग उन बातों को मोजे बना रहे हो जो कि पुरानी साइंसी जहालत थी। कुरान वही बातें करता है जो उसके वक्त की दूसरी किताबें करती थी। वो सभी ये मानती थी कि हाँ सूरज और चांद तैर रहे हैं गोल मैदान में, मगर जमीन के गिर्द तैर रहे हैं। उनके पास कोई कॉन्सेप्ट मिल्की वे गैलेक्सी का नहीं था। दूसरी बात है कि चांद, अब आपको मैं दूसरी तरह कुरान के अंदर से भी झूठा साबित कर देता हूं। कैसे? कुरान वहां पर यह कहता है कि सूरज और चांद अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, और इन दोनों के मदारों के दरमियान में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। दोनों के ऑर्बिट्स के दरमियान कुरान 0% डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुरान को यह पता ही नहीं था कि सूरज किसी और जगह पे तैर रहा है और चांद किसी और जगह पे तैर रहा है। तो कुरान क्या था? कुरान का राइटर जो था वो कंप्लीटली इग्नोरेंट था। ठीक है, तो इसलिए उसको हम ये मान नहीं सकते कि ये आप लोगों की जिद है आपस में। सिर्फ आप लोग अपने दिल को झूठी तसल्ली देते हो कि कुरान जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द घूमने की बात कर रहा है। वो कोई नहीं करता। कुरान में साइंसी गलतियां और इतनी सारी हैं कि मैं आपको निकाल के वो मारी जाऊंगा मुंह पे, तो आप उसके आगे से मुंह बंद करके बैठे रहोगे। पहाड़ ऊपर से आसमान जमीन पे रखे गए हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि एक मिनट मैंने ये आप बात की नहीं ना यार, ना। कुरान तो ये कहता है कि एक आसमान वो है जहां से बादल बरसते हैं। दूसरा वो कहता है कि आसमान वो है जहां पे सितारे होते हैं। ठीक है, तो ये आसमान नहीं है ना। कुरान को तो आसमान की डेफिनेशन भी नहीं पता ना। कुरान तो समझता है कि बादल जहां से बारिश बरसती है और जहां पे सितारे हैं वो एक ही जगह है कुरान के मुताबिक। ठीक है, कुरान के मुताबिक जहां से बादल बरसते हैं और जहां पे सितारे हैं वो एक ही जगह है। ठीक है, बारिश भी आसमान से आती है और सितारे भी आसमान में। हालांकि मसला यह कि सितारे वो कहां 4 लाइट ईयर्स अवे प्रॉक्सिमा सेंटारी है, और जो कि हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आता। हमें तकरीबन 5 लाइट ईयर्स के फासले पे अल्फा सेंटारी है जो कि हमें नजर आते हैं आंख से। ठीक है, तो कुरान को कुछ पता नहीं है मेरे भाई, अपने आप को धोखा देना बंद कर दें, बस इतनी सी बात है। आप कह रहे हैं कि कुरान को नहीं, जो मैंने आपने दूसरी बात एक्सप्लेन की। मैंने कहा था चांद की सुबह सूरज, जो चांद सूरज से रोशनी लेके जमीन पे सन करता है। सर्च कर लें, सर्च कर लें, ठीक है। मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं आपको मजाक कर बता रहा देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपेशिया थी 2री सदी या पहली सदी ईस्वी में मिस्र में। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में वो एक टीचर थी। उसने उसी टाइम ये कह दिया था कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। और पुराने एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जो कि हजरत मोहम्मद से तकरीबन 500 600 700 साल पहले आए थे, उनको ये बातें पता थी कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। लोगों को पता थी। कुरान ने कोई मौजज़ा नहीं किया। कुरान में कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको किसी भी तरह का साइंटिफिक मिरेकल कहा जा सके, बल्कि ज्यादा बातें एंशिएंट मिथोलॉजी से मिलती हैं। ठीक है जी, तो ये अपने आप को धोखा देना बंद कर दें। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना बातें ग्रीक फिलोसफर को पता थी, ये अभी 200 साल पीछे चली जाए, 200-300 साल, ये अभी जब साइंस ने डिस्कवर नहीं की थी तब तक आम बंदे को भी नहीं पता था कि ये सूरज ये घूमता है। आप कह रहे हैं कि अपने मदार के, हाँ मदार के, क्यों नहीं वो पता था? हाइपेशिया मेरे भाई गूगल करना ना, मुझे कह रहे थे सर्च करना, अभी हाइपेशिया गूगल करो और जरा पूछो। हाइपेशिया ने हजरत मोहम्मद के आने से 400 साल पहले ये बात बता दी थी कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। कुरान, हजरत मोहम्मद तो 400 साल बाद आके भी नहीं ये बता सके कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो हजरत मोहम्मद को क्या पता था? वो एक साइंसदान थी, हजरत मोहम्मद एक बद्दू थे, नहीं पता था ना बेचारे को। कसूर नहीं है उनका, उनको नहीं पता था। उन्हें वही पता था जो सुनी सुनाई बातें आसपास घूम रही थी, बस। इसके अलावा हजरत मोहम्मद को कुछ नहीं पता। आपका मैंने एक और क्लेम सुना था कि कुरान मजीद को बाइबल से वो किया गया है, चीजें ली गई हैं बाइबल से। हाँ तो किया गया बाइबल में इसमें, तो ये तो मैं तो साबित करता हूँ इन बातों बाइबल को। में तो था कि बाइबल में चांद की अपनी रोशनी बताई गई है। बाइबल में था कि चांद की रोशनी खुद की है। नहीं, वो ऐसे ही आप लोगों की बातें करते हैं। बाइबल कोई चांद की रोशनी के बारे में कोई बातें नहीं करती। ठीक है,
बाइबल में भी उतनी साइंसी गलतियां हैं जितनी आप में है। कुछ बातें उसकी भी तुक्के लग जाते हैं, ठीक है, उसके भी लग जाते हैं तुक्के, बाइबल के भी, जैसे कुरान के लगते हैं, वैसे भगवत गीता के भी लग जाएंगे, वेदों के भी लग जाते हैं। हर एक किताब जिसके अंदर 1,10,00,000 लफ्ज हैं, उसका कोई ना कोई तो तुक्का लग ही जाता है ना यार मेरे भाई। एक तुक्का सबका लगा हुआ है, एक तुक्का सबका लगा हुआ है कि अल्लाह एक है। अच्छा ठीक है, तुक्का ही है ना, इसीलिए तो आप तुक्का कह रहे हैं इसको, आपने खुद ही तुक्का मान लिया इस बात। नहीं, आप देखें ना कि ये देखें, इतने इतने 100 साल बाद, 150 साल बाद कोई बंदा आता है, एक बंदा आता है और बताता है कि अल्लाह एक है, उसकी बात करो। आप सारों को गलत मानते हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनकी सोच ख्यालों पे मदद बना हुआ है सारा। नहीं, वो पता है आपको, जैसे मस्जिदों में मौलवी साहब के पास एक फैशन होता है ना कि वो अपने स्टूडेंट्स की तशरीफ के पीछे पड़ जाते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है पीछे से 1400 साल से। ऐसे ये भी नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था कि मजहब जो है ना वो और अल्लाह को मानना, ये भी उसी तरह नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। ठीक है, समझ गए बात? ये आदतें हैं, बुरी आदतें। नहीं, एक ये इनको साइंस ने भी छुड़ाने के डिस्कवर लिए किया है, हमारे जीन में भी है कुछ। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे कि जीन में तुम्हारी कुछ नहीं फितरत में है, हमारे हमारे जीन में कुछ है कि हमसे हायर पावर को मानना, ये हमारे जीन में है। नहीं, साइंस कोई हमारे डिस्कवरी जीन हुई। में नहीं है। बल्कि आज की जो न्यूरो साइंस है ना, वो ये साबित करती है कि खुदा में मानना जो है वो कोई इंसानी दिमाग के लिए भी जरूरी नहीं है। कैसे पता है इस बात का? एक्सप्लेन कर दिया। एक तजर्बा वो होता है जिसे कहते हैं एक कॉर्पस कोलासम, एक जगह होती है दरमियान में जो कि दिमाग के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती है। तीनों यहां से अलग करना है, इसके ऊपर मैंने मोनोलॉग भी बनाना है। कॉर्पस कोलासम एक दरमियान में एक हाईवे होती है जो कि लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन से जोड़ती है, ठीक है जी। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि वो ब्रेन के दोनों हिस्सों के दरमियान में कम्युनिकेशन कराती है। कुछ मरीजों को जब मिर्गी पड़ती है ना, तो उस मिर्गी का इलाज ये होता है कि कॉर्पस कोलाजम को काट दिया जाए दरमियान में से। जब आप कॉर्पस कोलाजम को काटते हैं ना दरमियान में से, तो एक ही दिमाग, दो डिफरेंट दिमाग बन जाते हैं, और एक खोपड़ी के अंदर दो डिफरेंट शख्स रहते हैं उस टाइम। तो इंसान का एक ब्रेन का रीजन है जो कि एक साइड है और दूसरी साइड है, दो साइड्स। तो जब कॉर्पस कोलाजम कट जाता है ना, तो मरीजों में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उन मरीजों से जब ये पूछा जाता है ना, अब जो लेफ्ट ब्रेन है ना वो देख सकता है, वो बात नहीं कर सकता क्योंकि बोलने का सिस्टम सारा राइट साइड पे होता है। ठीक है, जब ये काट देते हैं दरमियान में से, तो लेफ्ट ब्रेन से जब पूछा जाता है कि तू खुदा को मानता है, तो उसको ना दो निशानियां दे दी जाती हैं, ऊपर लिख दिया था यस, नीचे लिख दिया था नो। तो जब उससे पूछा जाता है तो खुदा को मानता है, तो वो कहता है नो, मैं नहीं मानता। और जब आंखों को बंद करने के बाद लेफ्ट ब्रेन से जब ये पूछा जाता है राइट ब्रेन से कि तू खुदा को मानता है, बोल के पूछा जाता है, उससे लिख के, राइट ब्रेन से लिख के पूछा जाता है, लेफ्ट ब्रेन से लिख के पूछा जाता है, और राइट ब्रेन से बोल के पूछा जाता है। कान बंद कर दिए जाते हैं और दिखाया जाता है उसको सिर्फ, तो खुदा को मानता है। तो वो जो है वो क्या करता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता। मगर जब राइट ब्रेन को दिखाया जाता है तो खुदा को मानता है, वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ। अब बताएं इस ऐसे बंदे को जन्नत में डालेंगे कि जन्नत में? क्योंकि वो आधा उल्लू का पट्टा एथियस्ट है, आधा जो है वो बिलीवर है। ठीक है जी, नहीं, उसका तो दिमाग ही कट गया, उसका शायद वो हाँ सही इंसान है, जी, उसकी यही उसकी तो मैं कॉन्शियस। आपको बता रहा हूँ ना नहीं कि ये नहीं, कॉन्शियसनेस से, मैं आपको ये नहीं कह रहा, उसकी शायद एक मिनट यार कॉन्शियसनेस मेरी वो बात बिल्कुल सुनो खत्म ना, हो गई हो। उसकी कोई कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती क्योंकि वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, किसी को पता भी नहीं लगता कि इसके साथ की सर्जरी हुई। मैंने इस पे एक मोनोलॉग भी बनाना है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आ जाइए। एक मिनट आप, एक मिनट बस। आप एवोल्यूशन पे, आपको एवोल्यूशन के स्टार्ट पे अगर आप हम लेके जाएं यार आपको। एवोल्यूशन पे मेरे साथ अगली बार आके बात कर लेना, अभी नहीं नहीं मैं नहीं, करूँगा। सिर्फ स्टार्ट पे। चंदा मेरे, एवोल्यूशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम आ जाना सैटरडे को, फिर बात कर लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके सारी सारी लंबी लंबी डिस्कशन इस टाइम थोड़ी करनी है, आधा घंटा एक दे दिया, फिर मैं आधा घंटा और शुरू हो जाऊँ, और भी लोग बैठे होते हैं भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।